scheme. अच्छा, लाइट रिएक्शन मोटा मोटी हो चुका था, जेड स्कीम बता चुके थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब डेफिनेशन वगैरह तो बता ही दिए थे, है ना। कंपैरिजन करेंगे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में बाद में। नाउ आई हैव टोल्ड यू हाउ द NADPH2 इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि ATP का प्रोडक्शन होता कैसे। तो आज देखेंगे हम लोग ATP का प्रोडक्शन, ठीक है। सो लेट मी पुट नेम, क्या हो जाएगा इसका, 11 13 3, ठीक है। इसको हम लोग स्टडी करेंगे कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के अंदर। कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, this hypothesis explains how the ATP is produced in plant during light reaction. Fine. This hypothesis was given by मिचेल ने दिया था, ठीक है। ओके, ठीक है। This hypothesis explains how ATP is produced during light reaction. फाइन। जैसे कि हमने कल देखा था, लाइट रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन्स अप हिल मूव कर रहा था, डाउन हिल मूव करा, फाइन, फिर अप हिल गया, ओके। और यहाँ से दर्शा रहे थे कि ATP का प्रोडक्शन हो रहा है। यदि किसी बुक में देखोगे तो कुछ इस तरीके से बनाया हुआ रहेगा ना, दिखाया रहेगा NADPH2 प्रोडक्शन और ATP प्रोडक्शन। सो NADH2 का प्रोडक्शन तो हम कल बता दिए थे, फाइन। बताना था ATP प्रोडक्शन। तो ATP प्रोडक्शन के लिए हमें स्टडी करना होगा कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। बता रहे हैं कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है क्या, ठीक है। इसके लिए हमें जगह कंसिडर करना होगा। जो जगह होगा कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को स्टडी करने के लिए, वो होना है ये मेम्ब्रेन, ठीक है। विच मेम्ब्रेन एक्चुअली इट इज, ये रहा थैलेकॉइड, फाइन। थैलेकॉइड को हमने थोड़ा सा इलाज करा है यहाँ पे, ये नहीं, ये नहीं, ये हमने इलाज करा है, फाइन। सो दिस एरिया इज द ल्यूमेन, ये ल्यूमेन हो गया। ये स्टोमा, STRO, ये स्ट्रोमा रीजन हो गया, फाइन। और ये हो जाएगा ATP synthase और ATPase enzyme. We can say this is what? ATPase enzyme. Okay, ये हो जाएगा membrane. Membrane of what? Thylakoid. Fine, this is the membrane of thylakoid. समझ में आया। और जो लाइट रिएक्शंस हो रहे थे, PS1, PS2 are situated here. This is PS2. Here situated is PS1. Fine. रिएक्शंस हो रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यूअसली। ये रहा सन रेज, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है इस तरीके से, फाइन। यहाँ से बन जा रहा है NADPH2, सॉरी, फाइन। NADPH2 का प्रोडक्शन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ NADP रिडक्टेज एंजाइम, है ना, फाइन। यहाँ पे FD है, फेरोडॉक्सिन इज देयर, यहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है, वगैरह वगैरह वी हैव सीन। और हम यहाँ पे दर्शा रहे थे ATP का प्रोडक्शन, है ना। तो एक्चुअली में वहां होता नहीं है, ATP का प्रोडक्शन होता है यहाँ पर एटीपेज के पास, फाइन। एटीपेज मतलब यहाँ होना है। सो हाउ देयर इज प्रोडक्शन ऑफ ATP टेक्स प्लेस।
ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी टेक्स प्लेस by the movement of hydrogen ion across the lumen. When hydrogen ion crosses or crosses this membrane through ATPase, then there is a synthesis of ATP molecule. ठीक है, with the help of what? ADP, adenosine triphosphate, plus inorganic phosphate. फाइन. कब होगा एटीपी का प्रोडक्शन? जब एटीपेज एंजाइम से हाइड्रोजन आयन होके गुजरेगा. फाइन. माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावरहाउस ऑफ द सेल, क्योंकि वो एटीपी बनाता है. वहां पे भी एटीपी बनाने का प्रोसेस यही है ना. एटीपेज एंजाइम से हाइड्रोजन आयन पास होता है ना, और पास होने के चलते एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ के एटीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं. फाइन. इतना तक समझ में आया? Shall I repeat or it will do? Sir, please repeat. Okay, fine. Fine. ये सब तो समझ में आ गया था. I think yes, you guys are not finding any difficulties in this, है ना. हो क्या रहा है? ये रहा ATPase enzyme. Fine. ATPase enzyme protein complex है. Fine. It has the tendency to allow the passage of hydrogen ion across it. फाइन. तो जैसे ही हाइड्रोजन आयन इससे पार होगा, हाइड्रोजन आयन पार होगा इससे, फाइन, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ADP and inorganic phosphate will combine together and will form ATP. इतना समझ में आया? yes, sir. Okay, fine. यही तो था. Now the question arises, from where this hydrogen ion comes? ये हाइड्रोजन आयन ल्यूमेन के अंदर आएगा कैसे? फाइन. ओके, क्योंकि एटीपी प्रोडक्शन होने के लिए हाइड्रोजन आयन कंटिन्यूअसली मूव करना चाहिए. मींस ल्यूमेन मस्ट हैव प्लेंटी ऑफ हाइड्रोजन आयन, है ना. जब तक हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इस ल्यूमेन के अंदर ज्यादा नहीं होगा, प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप नहीं होगा, एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होगा. सो इन ऑर्डर टू क्रिएट अ पीएमएफ, ठीक है, पीएमएफ मींस प्रोटॉन मोटिव फोर्स, ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन मस्ट बी हाई इन ल्यूमेन. तो कैसे होगा? वो इस तरीके से होता है. हमने देखा कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का फोटोलिसिस हो रहा है एंड देयर इज रिलीज ऑफ हाइड्रोजन आयन, है ना. इलेक्ट्रॉन्स तो इधर चले जा रहे थे, ऑक्सीजन बाहर निकल जा रहा है सेल के, है ना. तो हाइड्रोजन आयन कंटिन्यूअसली यहाँ पे बढ़ रहा है. बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? yes, sir. जितना पानी टूटेगा उतना हाइड्रोजन आयन आएगा. ठीक है. बिसाइड दिस वी हैव सीन अनदर फिनोमेनन व्हिच वाज ऑकरिंग हियर. जब प्लास्टोक्विनोन का मूवमेंट हो रहा था, याद करेंगे, जब प्लास्टोक्विनोन का मूवमेंट हो रहा था तो प्लास्टोक्विनोन के पास भी टेंडेंसी थी कि बाहर के हाइड्रोजन को खींच के अंदर पहुंचा दे. डू यू रिमेम्बर दिस? yes, Okay, fine. So photolysis of water and the pumping of hydrogen ion with the help of plastoquinone is responsible for making the higher concentration of hydrogen ion in the lumen. इतना समझ में आया? yes, sir. है ना. तो इन दोनों के चलते अब क्या हो गया? हाइड्रोजन आयन यहाँ पे ज्यादा हो गया. जैसे ही हाइड्रोजन आयन ज्यादा होगा, दिस ATPase enzyme will get activated. तुरंत हाइड्रोजन आयन बाहर निकलने लगेंगे, ठीक है, बिकॉज हियर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज मोर और स्ट्रोमा के अंदर कम है. तो ऑब्वियसली, है ना, डिफ्यूजन विल ओकर. स्पेशल डिफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, पैसेज हो रहा है ना, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. ओके, yes, सो तो इसी को हम लोग, इसी पूरा फिनोमेनन को ही हम लोग कहते हैं केमोस्मेटिक हाइपोथेसिस. नाउ एनसीईआरटी आपके पास है तो उसको एक बार पढ़िए, और कहीं से क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो पूछेंगे हमसे.
सर हाँ बोलो। सर कन्फर्मेशनल चेंज इन सिर्फ वन पार्टिकल का क्या मतलब है? क्या कन्फॉर्मेशनल चेंज इन एटीपेज लिखा हुआ है क्या? फिर सी से एफ रिपीट वन करेंगे। पार्टिकल। हाँ, सी एफ नॉट पार्टिकल में कन्फॉर्मेशनल चेंज होता है। ठीक है, कन्फॉर्मेशनल चेंज होने का मतलब बनावट में चेंजेस होना। ठीक है, जैसे कि ये रहा आपका सी एफ नॉट, है ना, ये बने हुए रहते हैं अलग अलग प्रोटीन मॉलिक्यूल से। इस तरीके से प्रोटीन मॉलिक्यूल से बना हुआ रहता है ना, इस तरीके से। और यहाँ पे रहता है दिस इज सी एफ नॉट, दिस इज सी एफ वन, ना। जैसे ही हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हाई हो जाता है यहाँ पे, है ना, हाइड्रोजन आयन इसके आसपास आते हैं, आने के चलते इसका कन्फॉर्मेशनल चेंज होता है। कन्फॉर्मेशनल चेंज होगा यहाँ पे, है ना, मतलब सी एफ नोट का बनावट में बदलाव आ जाना। बदलाव आने के चलते इसके अंदर एक पोर क्रिएट होता है, इसके अंदर पोर क्रिएट होता है ना, और पोर के थ्रू हाइड्रोजन आयन बाहर निकलते हैं। जब तक ये कन्फॉर्मेशनल चेंज नहीं होगा, बनावट नहीं बदलेगा, हाइड्रोजन आयन बाहर पंप आउट नहीं होंगे। और इस कन्फॉर्मेशन को चेंज करने के लिए देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाँ, इसका मतलब ये रहा। नेक्स्ट, और देखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट नहीं है तो। सर ये प्रोटॉन। हाँ जोशना, क्या बोल रहे हो तुम? प्रोटॉन फिर से बोलेंगे जरा। बैक मेम्ब्रेन में जाते हैं। क्या मेम्ब्रेन में क्या? आई एम अनएबल टू हियर यू क्लियरली। क्वेश्चन टाइप करके भेजेंगे। इट्स नॉट क्लियरली ऑडिबल।
सर क्वेश्चन मैसेज कर दिया वो। देख रहे हैं। ठीक ना, जो पंप प्रोटॉन पंप हो रहा था स्ट्रोमा से ल्यूमेन के अंदर, है ना, ये भी एक फैक्टर था प्रोटॉन मोटिव फोर्स को जनरेट करने के लिए। Does H plus move back to membrane? To membrane या across the membrane? हाँ अक्रॉस मेम्ब्रेन। हाँ, across membrane नहीं, अपने आप नहीं मूव करेगा, है ना। ल्यूमेन के अंदर से, इसके अंदर से, ल्यूमेन के अंदर से अपने आप मूव नहीं करेगा, है ना। इट कैन नॉट मूव फ्रॉम हियर, यहाँ से मूव नहीं कर सकता। इसको मूव करने के लिए, मूव बैक करने के लिए बस एक ही रास्ता फॉलो करना है, एंड दैट इज थ्रू एटीपीज। CF नॉट के थ्रू ही बाहर निकलेगा, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और कुछ? हम मूविंग फॉरवर्ड, है ना। तो ETS के चलते प्रोटॉन की पंपिंग इन होती है, जो ऑस्मोटिक वर्क का तरह काम कर रहा है। सही मायने में ऑस्मोसिस नहीं हो रहा है यहाँ पे, बस हम कोरिलेट कर रहे हैं कि ऑस्मोसिस का तरह यहाँ पे काम हो रहा है। फाइन, आई एम मूविंग फॉरवर्ड। ये मैं दर्शाने वाला हूँ कि कौन से फैक्टर्स प्रोटॉन मोटिव फोर्स को इम्पार्ट करते हैं, के चलते प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट होता है ना। ध्यान में रखेंगे, दिस PMF इज देयर due to the movement of hydrogen ion, due to the collection of hydrogen ion. Factors responsible for increasing proton motive force, ठीक है ना। तो पहला फैक्टर हो जाएगा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। दूसरा हो जाएगा पंपिंग hydrogen ion by hydrogen ion carrier, that is plastoquinone. फाइन, हाँ जी, हाइड्रोजन आयन ल्यूमेन के अंदर आ गया। फाइन, ये बाहर जाना चाहेगा क्योंकि इसके अंदर हाई कंसंट्रेशन हो रखा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का यूटिलाइजेशन भी है। कौन यूटिलाइज करेगा? सो दिस हाइड्रोजन आयन इज यूटिलाइज्ड बाय NADP, है ना, in order to produce what? NADPH2 बनाएगा। फाइन, ओके, ये भी मेंशन कर दे रहा हूं, NADP प्लस H रिडक्शन, है ना। इस रिडक्शन के चलते भी प्रकार का फोर्स क्रिएट हो रहा है बाय यूजिंग H प्लस आयन। फाइन, नाउ आगे बढ़ रहा हूं मैं। नेक्स्ट टॉपिक इज क्वांटम रिक्वायरमेंट। ठीक है, क्वांटम रिक्वायरमेंट कहने का मतलब होता है कि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को रिलीज आउट करने के लिए, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को इवॉल्व होने के लिए कितना लाइट चाहिए, कितना फोटोन चाहिए,
That is called quantum requirement. Fine. It is the amount of number of photon light quanta, we can say, required to produce one molecule of oxygen. So देखते हैं. Let's see the reaction first. Okay, oxygen कब निकलेगा? When there will be the photolysis of water, है ना? Oxygen release होगा. Fine. तो in order to release one oxygen molecule, बैलेंस कर ले, 2 वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होनी चाहिए. फाइन. और यहां से ऑल टुगेदर कितना प्रोटॉन निकलेगा? 4. और इलेक्ट्रॉन्स कितने निकलेंगे? 4. फाइन. ओके, ये इक्वेशन समझ में आया? H nu, that is sunlight. Yes, sir. Okay. आगे देखते हैं कि कितना फोटॉन्स चाहिए होता है. According to research, it was found that, है ना, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए 2 फोटॉन्स चाहिए होता है. फाइन. It was found that ठीक है, to release one electron, there is requirement of 2 photon. ये तो समझ में आया? 2 फोटोन चाहिए होंगे, है ना? ओके, नाउ टेल मी, during production of one oxygen molecule, है ना, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को निकालने के लिए कितना हाइड्रोजन आयन, सॉरी, हाँ, कितने इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज हो रहा है वो पहले देख लें. फाइन. During production of one oxygen molecule, there are 4 electrons takes place, है ना? ओके, सो Yes. तो कम ऑन टेल मी, यहां से 4 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचाना है कहां तक? यहां तक पहुंचाना है. फाइन, है ना? 4 इलेक्ट्रॉन्स को यहां तक पहुंचाना है, NADP reductase तक. सो कैन यू टेल मी, 4 इलेक्ट्रॉन्स को अपने डेस्टिनी तक पहुंचाने के लिए कितना फोटॉन्स की आवश्यकता पड़ेगी? 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, है ना, कितना फोटॉन्स का आवश्यकता पड़ेगा? हाउ मच? Photon. हाउ मच? 8, है ना? 8 फोटॉन्स की आवश्यकता पड़ेगी. फाइन. सो
ठीक है, ये कैसे 8 फोटोन लग रहे हैं हम बता रहे हैं आपको, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक फोटोन यहाँ पर आया, है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हुआ, फाइन, यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक जाने के लिए सनलाइट की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगा कि नहीं? से यस और नो, है ना, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ तक पहुंचने में NADP रिडक्टेज के पास पहुंचने के लिए, है ना, दो जगह 2 बार फोटॉन्स की आवश्यकता पड़ रही है, एक बार इधर और एक बार इधर, है कि नहीं है? सो कहने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन्स को NADP रिडक्टेज के पास पहुंचाने के लिए, है ना, देयर वाज रिक्वायरमेंट ऑफ 2 फोटॉन, है ना। तो ऑल टुगेदर कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं? 2 वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होगा तभी तो एक ऑक्सीजन निकलेगा ना जी, है ना। सो 4 इलेक्ट्रॉन्स को डेस्टिनी तक पहुंचाने के लिए कितने फोटॉन्स चाहिए होंगे? 8 फोटॉन। सो द क्वांटम रिक्वायरमेंट इज, क्वांटम रिक्वायरमेंट इज 8 फोटोन। ठीक है, सिंपली 8 कर देंगे। ओके, ये हो गया क्वांटम रिक्वायरमेंट। अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अगला टॉपिक बताता हूँ, क्वांटम यील्ड क्या होता है। क्वांटम यील्ड, ठीक ना। क्वांटम यील्ड कहने का मतलब होता है कि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकालने के लिए कितना फोटॉन्स चाहिए होते हैं, ठीक ना। इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज पर क्वांटा ऑफ लाइट। बताएंगे इसका आंसर, पर क्वांटा ऑफ लाइट पर फोटोन कितना होगा? ठीक है, अभी हमने जान लिया एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए 8 फोटॉन्स की आवश्यकता पड़ेगी। अभी मेरा क्वेश्चन है कि एक फोटोन कितना ऑक्सीजन को निकाल पाएगा? ओके, इसका आंसर आप लोग ढूंढेंगे, ठीक है, एंड गिव मी अ मोमेंट, आई विल बी बैक, फाइन। इसका आंसर ढूंढ के निकालेंगे आप लोग, 5 मिनट में आते हैं।
आंसर मिला? Jyotsna, mathematics girl, did you got the answer for this or not? Hello? Hello? 0.125. 0.125, very good. इसका मतलब क्या 1/8 आ रहा है क्या? 1/8 O2 आ रहा है क्या? Yes sir. 1/8 आ रहा है ना? That is the answer. ठीक ना? So we know that, हम जानते हैं, ठीक है, 1 oxygen molecule requires 8 photon, है ना? Okay, so 1 photon will produce X oxygen molecule, है ना? सिंपल सा तरीका है, ठीक है, हम क्लास 8 में पढ़े थे, है ना? यहाँ पे फोटोन लिखना चाह रहे हैं तो फोटोन लिख दीजिए, यहाँ पे 8 फोटोन, यहाँ पे X फोटोन, यहाँ पे 1 फोटोन, है ना? यहाँ पे 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8x इज इक्वल टू 1 O2, है ना? x इज इक्वल टू व्हाट? 1/8, है ना? सिंपल सा है, आप डिवाइड करना चाहे कर दीजिए या फिर ऐसे ही रहने दीजिए, है ना? सो दिस इज द क्वांटम यील्ड, इट इज 1/8. फाइन, ठीक है? नाउ माय क्वेश्चन इज, ये सॉल्व करेंगे आप लोग, है ना? हाउ मच ATP NADPH2 released RELEACD per oxygen molecule evolved. ठीक है, पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इवॉल्व, देखते हैं, ठीक ना? चलिए देखते हैं। सो पहले देख ले हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। सो वी हैव 2 मॉलिक्यूल ऑफ, वी हैव टू H2O, है ना? 1 ऑक्सीजन, 4 इलेक्ट्रॉन्स और 8 फोटोन, है ना? ओके, सो सबसे पहले देखते हैं हम लोग हाउ मच, ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग कितना ये बनेगा। फाइन, कितना NaDH2 बनना है, ठीक है? हाउ मच NaDPH2 will produce, NaDPH2 will produce. फाइन, सो देख लेते हैं। See, this is NaDP plus H plus, है ना? यहाँ पे 2 H plus चाहिए, ठीक है? 2 H plus यहाँ पे चाहिए होंगे in order to produce NaDPH2. फाइन, है ना? एक NaDPH2 बनाने के लिए there is requirement of how many हाइड्रोजन आयन? 2 हाइड्रोजन आयन चाहिए। तो ऑल टुगेदर यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहे थे? ऑल टुगेदर कितने हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहे हैं? 4 हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहे हैं। सो कैन यू टेल मी कि कितना NaDPH2 बनेगा आउट ऑफ 4 हाइड्रोजन आयन? टू 2 मॉलिक्यूल, वेरी गुड, ठीक ना? ये रहा NaDP, 2 NaDP लेते हैं यदि हम लोग, प्लस, है ना, 4 हाइड्रोजन आयन लेते हैं, ठीक ना? रिडक्टेज एंजाइम, है ना? तो कितना बन जाएगा? 2 Na
DPH2, इसको रिड्यूसिंग पावर कहते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग पावर। फाइन, ओके, जो इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, और जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। चलिए, ये तो हो गया NADPH2। नेक्स्ट देखते हैं हाउ मच ATP विल प्रोड्यूस, हाउ मच ATP विल प्रोड्यूस, ATP कितना बनेगा इस प्रोसेस के दौरान। फाइन, देख लेते हैं भैया कितना ATP बनना है इसके दौरान। ओके, तो चलिए देखते हैं ATP बनाने के लिए क्या चाहिए था, देयर वाज अ रिक्वायरमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। फाइन, घूम ले लो, ऊपर जाके घूम ले लो, लाइट हो जैसे, ठीक है, एक्सक्यूज मी, कंपनी का आ रहा है। फाइन, देखते हैं। ओके, जब दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ब्रेक करेगा, है ना, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ब्रेक करेगा, so there is a release of 4 hydrogen ion, 4 electrons, है ना, इस तरीके से एक ऑक्सीजन। फाइन, हाँ, एक चीज हम करेक्ट करना चाहेंगे यहाँ पे करेक्ट करना चाहेंगे। ओके 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 ओके, यहाँ पे इस रिएक्शन के दौरान देखेंगे यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, है ना, 4 हाइड्रोजन आयन है, नहीं सॉरी 2 हाइड्रोजन आयन है, यहाँ पे देखेंगे 2 हाइड्रोजन आयन है। फाइन, ओके, इसके साथ मिलने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स भी तो चाहिए, है ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल हो गया एक NADH2 बनाने में। फाइन, ओके, तो 2 NADPH2 बनाने के लिए ऑल टुगेदर कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, है ना। हमें यहाँ पे ये देखना है, ये हाइड्रोजन आयन को नहीं देखना है। फाइन, इस ओके इलेक्ट्रॉन्स को देखना है, सॉरी इस इलेक्ट्रॉन्स को देखना है, ये इलेक्ट्रॉन्स का यूटिलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है। फाइन, हाइड्रोजन आयन दूसरे जगह आएगा, वो हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। ओके, चलिए, ओके, सो इसके पास फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस के चलते है ना, दरवाजा की जगह, है ना, इसके अंदर 4 हाइड्रोजन आयन आया। फाइन, और जब एक इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा था तो प्लास्टोसाइनिन क्या कर रहा है जी, प्लास्टोक्यूनिन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन आयन को पंप इन कर रहा था, रिकॉल करेंगे, है ना। यस सर। ओके, तो यहाँ से ऑल टुगेदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ऑल टुगेदर, 4 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ना, है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो ऊपर से 4 हाइड्रोजन आयन भी तो आएगा, है ना, 4 हाइड्रोजन आयन भी अंदर की ओर आएगा, तो ऑल टुगेदर कितने हाइड्रोजन आयन आ गए, 8 हाइड्रोजन आयन आ गए, ठीक है, 8 हाइड्रोजन आयन आ गए। Okay, and it was found that 4 hydrogen ion can produce 3 ATP. फाइन, ये डाटा है, रिसर्च करने के बाद पाया गया है ना, इसको कोई इक्वेशन द्वारा नहीं निकाला गया है ना। ओके सर, फाइन, सो 8 hydrogen ion can produce 3 ATP, है ना। तो एक ATP बनाने के लिए कितना हाइड्रोजन आयन चाहिए, पॉइंट्स में चाहिए,
है ना। तो एक्चुअली ये लंबा चौड़ा रिसर्च का काम है ये, है ना। किस तरीके से निकाला जा रहा है ये सोचने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछता है ना। सेम चीज मैं बताऊंगा आप लोग को रिस्पिरेशन इन प्लांट्स वाले में भी, है ना। बुक में दिया हुआ है 3 एटीपी बनता है जब एक NADH2 का डिग्रेडेशन होता है। इट इज नॉट एक्चुअली 3 एटीपी, इट इज एक्चुअली 2.5 एटीपी, है ना। तो 2.5 ऐसा होता नहीं है, तो हम लोग एवरेज लेते हैं, है ना। तो एवरेज वाला कुछ मैटर है यहाँ पे, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, जितना हम डाटा दिए हैं उतना ही रखेंगे, है ना। चिंता मत करिए, एग्जाम में ये हाइड्रोजन आयन से, प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से क्वेश्चन नहीं आता है। फाइन। नाउ हम लोग ये कर सकते हैं, नाउ वी कैन से दैट, नाउ वी कैन से दैट टू NADPH2 3 ATP, है ना। 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और कुछ है क्या? One oxygen molecule are produced, ठीक है, are produced during light reaction. ओके, ठीक है। और एक चीज हम यहाँ पे बताना चाहेंगे, यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछेंगे। यहाँ पे किसी को डाउट है तो पूछेगा जी। तो नहीं, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। सर हाँ बोले। सर NADPH प्लस H प्लस में क्यों टूट जाता है? कहाँ टूट रहा है? सर NCERT बुक में मेंशन किया है। तो ये टूटेगा कब? जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा तब टूटेगा, है ना। सी NADPH2 को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, NADPH प्लस H प्लस भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग NADPH2 भी लिख सकते हैं। फाइन, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना। इसका यूटिलाइजेशन होता है इस तरीके से, NADP, है ना, प्लस हाइड्रोजन आयन प्लस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल किया जाता है रिएक्शन के दौरान, है ना। ये बना है, कहीं ना कहीं इसका भी तो यूटिलाइजेशन होगा। देखो और देखो, ठीक है। और कुछ? ठीक है, बाद में पता चला that 1 electron can pump 2 hydrogen ion from stroma to lumen, है ना। ये बाद में पता चला। फाइन। So how many electrons we have? So 4 electrons can pump how many hydrogen ion?
कैन पंप 8 हाइड्रोजन आयन। ये समझ में आया? ये समझ में आया? बाय कैसे? प्लास्टोक्विनोन, है ना? यहाँ पे ये हम समझाना चाह रहे थे आप लोग को, ये वाला चीज है ना? ओके, 4 electrons can transfer 8 हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 हाइड्रोजन आयन आ जाएंगे, है ना? तो 4 हाइड्रोजन आयन ये जो पानी का टूटने से बना था, 8 हाइड्रोजन आयन ये, ऑल टुगेदर कितने हाइड्रोजन आयन हो जाएंगे? सो ये हो जाएगा आपका 12 हाइड्रोजन आयन, है ना? ओके, ठीक है। तो इसको हम लोग बाद में यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। इस चीज को मैं यहाँ पे करेक्ट कर दे रहा हूँ, इस चीज को यहाँ पे करेक्ट कर दे रहा हूँ। ऑल टुगेदर there are 12 hydrogen ion present due to production of 1 oxygen molecule। समझे? ये चीज समझ में आया? And 12 hydrogen ion can produce 3 ATP। ठीक ना? कहने का मतलब 4 ATP चाहिए, 4 हाइड्रोजन आयन चाहिए होगा 1 ATP बनाने के लिए, है ना? तो ये डाटा कोई सटीक नहीं है, सभी जगह लागू नहीं होता है। ये समझ में आया? ये 12 हाइड्रोजन कैसे हुए? ठीक है, ल्यूमेन के अंदर, इस ल्यूमेन के अंदर 12 हाइड्रोजन आयन कैसे हुए, ये पता चला आप लोगों को, या मैं रिपीट करूं? हेलो, रिपीट करते हैं, फाइन, रिपीट करते हैं, फिर से देखेंगे। ओके, ये समझ में आया? यस सर। ये ओके, ये समझ में आ गया, वेरी गुड। 4 इलेक्ट्रॉन्स, है ना? तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट यहाँ हो रहा है ना? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? से yes or no? यस सर। ओके फाइन, ठीक ना? It was found that one electron can pump 2 protons from stroma to lumen। समझे? ये समझे? ये समझे? ठीक है, बाद में रिसर्च के बाद पता चला था ये। नाउ तो ऑल टुगेदर यहाँ पे हाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन मिल्स के ऑल टुगेदर कितने प्रोटॉन्स को पंप इन कर देंगे? कितने प्रोटॉन्स? कितने? हाउ मच कम ऑन टेल मी। वेरी गुड, 8 को, है ना? तो 8 प्रोटॉन ये हो गया, 4 प्रोटॉन ये हो गया, दोनों मिला के कितने प्रोटॉन हो जाएंगे? यहाँ पे 12 प्रोटॉन हो जाएंगे, फाइन। और ये जब 12 प्रोटॉन बाहर निकलेंगे एटीपी से, तो कितना एटीपी बनेगा? यहाँ पे 3 एटीपी बनेगा। ये हम समझाना चाह रहे थे, समझ में आया ये? सर माइटोकॉन्ड्रिया में भी सेम होता है? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में भी ऑलमोस्ट इसी के तरीके से होता है ना? वो बहुत ही कंट्रोवर्सी वाला है ना? प्रीवियस एनसीईआरटी में कुछ अलग डाटा दिया हुआ है, करंट एनसीईआरटी में कुछ अलग डाटा दिया हुआ है ना? अलग अलग बुक में अलग अलग डाटा दिया हुआ है। वाले में तो 2 लिखा है, 2 हाइड्रोजन क्या दिया चाहिए हुआ? 1 एटीपी बनाने के लिए।
लिए। हाँ ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन 2 हाइड्रोजन चाहिए एक एटीपी बनाने के लिए, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो अकॉर्डिंग टू दैट डाटा यहाँ पे कितना एटीपी बनना चाहिए था? 6 बनना चाहिए था ना? कहाँ पे लिखा हुआ है? सर रिस्पिरेशन वाले चैप्टर में लास्ट में। हाँ ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ तो एग्जाम में आप लोगों को वही फॉलो करना है आंख बंद करके, है ना, एनसीईआरटी को काटा नहीं जा सकता। फाइन, चलिए आगे बढ़े। शैल आई मूव? यस सर। ओके ओके ओके, चलिए। तो यहाँ पे हमने करा था साइक्लिक नॉन साइक्लिक प्रोसेस, एक बार साइक्लिक प्रोसेस भी कर दे रहे हैं हम। फाइन, जेड स्कीम तो हमने देखा था। जेड स्कीम क्या था? जेड स्कीम also known as what? Also known as non-cyclic pathway, है ना, ये नॉन साइक्लिक पाथवे था। ओके, फिर से हम बता दें, फिर से बता दें कि जिस एलिमेंट के पास ज्यादा रेडॉक्स पोटेंशियल होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। फाइन, फिर से मैं बताऊं या हो जाएगा? हो जाएगा सर। हो जाएगा, यस सर। ठीक ना? हाँ, एलिमेंट with higher redox potential will WILL क्या होगा? will gain electron and vice versa, है ना। देखेंगे यहाँ पे हमने एक स्केल लगाया था ना, स्केल लगाया था हमने कुछ इस तरीके से, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, इस तरीके से, है ना। तो चूंकि यहाँ पे एलिमेंट्स के पास हायर रेडॉक्स पोटेंशियल था तो इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा, है ना। ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे तो रेडॉक्स पोटेंशियल घटेगा, है ना, रेडॉक्स पोटेंशियल घटा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की ओर मूव हो रहा है जिसको हम लोग कहते हैं अपहिल मूवमेंट, है ना। ऊपर आते हैं तो रेडॉक्स पोटेंशियल घट जाता है, रेडॉक्स पोटेंशियल घटने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर आएगा, इसको हम लोग कहेंगे डाउनहिल मूवमेंट, है ना। फिर से यहाँ पे क्या हो रहा था, फोटॉन्स ले रहे थे, लाइट ले रहे थे यहाँ पे, जिसके चलते फिर से पोटेंशियल बढ़ जा रहा था, फिर से इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चढ़ने लगे थे, फिर से यहाँ पे हो रहा था मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स का, दैट इज अपहिल। 2 बार अपहिल हो रहा है और 1 बार डाउनहिल हो रहा है, और ये जो शेप आ रहा है जेड का तरह आ रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है ना, जेड स्कीम। यहाँ पे कंटिन्यूअसली रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस होते रहता है ना। चलिए अब एक चीज हम बताते हैं आप लोगों को। हाँ, ये तो जेड स्कीम हो गया। नाउ साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस ये भी एक प्रोसेस है जिसमें सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम काम करता है, 2 फोटो सिस्टम काम नहीं करते हैं, है ना। और ये प्रोसेस होता है उस समय जब पौधे के पास NADP रिडक्टेज खत्म हो जाता है ना, यूज्ड अप हो जाता है। ओके, साइक्लिक प्रोसेस कंडीशन में बता रहा हूं, इट इज ऑपरेटेड during absence of क्या बोलेंगे, NADP reductase and presence of only
700 नैनोमीटर ऑफ लाइट, है ना। चलिए बताते हैं। ओके, 700 नैनोमीटर लाइट, तो इसमें कौन सा फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होगा, PS1 या PS2? PS1। वेरी गुड, है ना। सो ये रहा PS1, दैट इज P700 नैनोमीटर, है ना। इसने लाइट को रिसीव करा। फाइन, लाइट को रिसीव करेगा तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन रिसीव करने वाला होगा कि नहीं होगा जी, है ना। इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने वाला एक बंदा होगा जिसको हम लोग कहेंगे फेरस सल्फर कॉम्प्लेक्स। फाइन, सो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, FD को दे देगा, है ना। इट विल गिव इट्स इलेक्ट्रॉन टू FD, है ना। FD इज प्रेजेंट ओवर हियर, है ना। ओके कम ऑन, इसके बाद बताएंगे ये FD जो इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, रिड्यूस हो रखा है, अब ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा अब, to whom it must donates its electron? यहां से देख के बताएंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन FD के पास था, फेरोडॉक्सिन के पास था, ये इलेक्ट्रॉन किसको दे दे रहा था, NADP रिडक्टेज एंजाइम को दे दे रहा था। फाइन, लेकिन हमने कंडीशन क्या दिया, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ NADP रिडक्टेज, सारा का सारा NADP रिडक्टेज इस्तेमाल में है अभी करंटली, नॉट इवन अ सिंगल अमाउंट ऑफ NADP रिडक्टेज इज एम्प्टी, फ्री, है ना। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसी के पास रह गया, है ना। तो ऐसा होता नहीं है, दिस इलेक्ट्रॉन इज रिसीव्ड बाय प्लास्टोक्यूनोन, है ना। कौन रिसीव करेगा इसको, प्लास्टोक्यूनोन रिसीव कर लेता है इसको। वी नो दैट प्लास्टोक्यूनोन इज ए मोबाइल कैरियर, है ना। तो इस इलेक्ट्रॉन को प्लास्टोक्यूनोन रिसीव करेगा। FD, है ना, इलेक्ट्रॉन इधर गया। ओके, एंड प्लास्टोक्यूनोन विल गिव इट्स इलेक्ट्रॉन टू whom, साइटोक्रोम PF कॉम्प्लेक्स, है ना। ओके, एक चीज और बताएंगे यहाँ पे, जब प्लास्टोक्यूनोन इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहा है तो इसके पास टेंडेंसी और भी कोई चीज को कैरी करने का है या नहीं है, हाइड्रोजन। वेरी गुड, it has the tendency to pump hydrogen also. How many hydrogen can one electron pump, 2 हाइड्रोजन, है ना। तो 2 हाइड्रोजन अंदर आया। फाइन, अब साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के बाद ये इलेक्ट्रॉन जाएगा प्लास्टोसाइनिन, एंड प्लास्टोसाइनिन से फिर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा PS1 के पास। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की साइक्लिंग हो रही है। फाइन, इलेक्ट्रॉन्स आर फॉलोइंग ए साइक्लिक पाथवे, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं साइक्लिक पाथवे। फाइन, और इसके दौरान सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, ATP बनेगा। क्या यहाँ पे NADPH2 बन रहा है, No, is sir. it, no, there is no production of NADPH2 because here NADP reductase is absent. Reductase is absent, so there won't be any production of NADPH2. Fine. So in PS1 only ATP is produced. ठीक है, no NADPH2 is seen. ठीक है, production is seen. Fine, correct.
ओके अब हम लोग करते हैं दोनों में डिफरेंस, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में। अब मजा आएगा, ठीक ना, दोनों को कंपेयर करके स्टडी करने सर में। यहाँ पे ऑक्सीजन का कहीं यूज नहीं होगा? नो नो, देयर इज नो इवॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन आल्सो, है ना, देयर इज Yes, sir. no evolution of oxygen, EVOLUTR, there is no evolution of oxygen, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, इसके दौरान ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगा। अच्छा एक चीज हमें बताएंगे, ऑक्सीजन रहने का मतलब होता है एरोबिक रिस्पिरेशन, फाइन, यही होता है ना जी, Yes. है ना। अब मान के चलो हमें एनएरोबिक रिस्पिरेशन फॉलो करना है, हमें एनएरोबिक रिस्पिरेशन फॉलो करना है, तो हम चाहेंगे कि ऑक्सीजन ना बने, Yes, sir. चाहेंगे, है ना, तो चाहेंगे कि PS2 ना रहे, है कि नहीं? Yes, sir. ओके फाइन फाइन, हम चाहेंगे कि फोटो सिस्टम 2 ना रहे। नाउ कम डाउन टू द हेट्रोसिस ऑफ नॉस्टॉक, हेट्रोसिस ऑफ नॉस्टॉक, पहुंचे हेट्रोसिस ऑफ नॉस्टॉक, पहुंचे कि नहीं पहुंचे आप लोग वहां तक? नॉस्टॉक, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, PS2 नहीं होता है। हाँ उसमें PS2 नहीं होता है, PS2 नहीं होता है मतलब वहां पे ऑक्सीजन का फॉर्मेशन नहीं होता है, मींस दैट एरिया इज टोटली एनएरोबिक। और एनएरोबिक कंडीशन चाहिए किसके लिए? किसके लिए? फॉर विच एंजाइम? Come on, I have written here. Nitrogenase enzyme. Nitrogenase enzyme. Nitrogenase enzyme works in anaerobic condition. बताया था, याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, है ना? तो PS फोटोसिस्टम 2 एब्सेंट होता है नॉस्टॉक हेट्रोसिस्ट वाले रीजन में, बाकी सब ठीक ना, बाकी सब सेल्स में ओके PS1 PS2 दोनों रहेगा, लेकिन हेट्रोसिस्ट में सिर्फ PS1 ही रहेगा क्योंकि एटीपी का प्रोडक्शन होना चाहिए, है ना। चलिए now let's compare cyclic comparison of cyclic and non-cyclic pathways, है ना। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग नॉन साइक्लिक, एंड साइक्लिक। ठीक है, ETC कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फाइन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फाइन, ETC का मतलब होता है। चलिए, so which type of photosystem is involved in non-cyclic pathway? PS1 and come on, PS2. PS1 PS2 both are involved, both are involved, दोनों इन्वॉल्व है इसमें, ओनली P1 फोटोसिस्टम 1 है ना इज इन्वॉल्व, है ना।
एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है जी यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन डोनर, हाँ कौन है? वाटर। वेरी गुड, वेरी गुड, वाटर, है ना। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं है। इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है यहाँ पे, इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। यहाँ पे कोई इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे किस चीज का प्रोडक्शन हो रहा है? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, PHOTO, PHOS, PHORYLATION, cyclic photophosphorylation leads production of ATP, है ना। यहाँ पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन कहने का मतलब लाइट के चलते फॉस्फोराइलेशन होना। PHOTO, PHOS, PHORYLATION leads to production of ATP. Fine. NADPH2 is produced. यहाँ पे कोई NADPH2 का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। फाइन, ओके। और कुछ डिफरेंसेस बोलना चाहेंगे? इन दोनों में से किसके चलते प्रोटॉन मोटिव फोर्स ज्यादा क्रिएट होगा? किसके चलते? साइक्लिक। क्रिएट more PMF, create less proton motive force. फाइन, खत्म हो गया यहाँ पे डिफरेंस खत्म। नाउ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नाउ आई एम गोना स्टार्ट द डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन, है ना। डार्क रिएक्शन में क्या हो रहा है? Here the actual fixation of carbon dioxide takes place. Here the actual fixation कहने का मतलब यूटिलाइज हो जाना। Fixation of carbon dioxide occurs or takes place. Fine. So नटशेल में मैं बता दे रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड combines with RuBisCO, है ना, plus there is requirement of energy and R or reducing power NADPH2, है ना, in grana stroma ना, है ना। there is production of C6H12O6। ये ना लिख के मैं ग्लूकोज लिख दूं यहाँ पे, ग्लूकोज प्लस RuBisCO प्लस ADP प्लस NADP। फाइन, समझ में आया ये डार्क रिएक्शन? कुछ आश्चर्यजनक वस्तु दिख रही है क्या यहाँ पे? सर रिब्यूस्को फिर से बन रहा है। यस, रिब्यूस्को फिर से बन रहा है, रिब्यूस्को फिर से बन रहा है। फाइन, ओके। चलिए एक चीज हम आपसे पूछना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस रिब्यूस्को इज 6 कार्बन कंपाउंड, तो यहाँ पे भी ये 6 कार्बन कंपाउंड ही है। Glucose is also a 6 carbon compound. This CO2 is 1 carbon compound. Fine.
So can you tell me how much oxygen is carbon dioxide is required? How much carbon dioxide is required in order to produce one glucose molecule? How much? How much? How much? Very good. 6 carbon dioxide will required in order to produce one glucose molecule. Fine. चलिए याद रखेंगे ये, है ना? क्या क्या होता है? So dark reaction is also known as, this reaction is also known as, this reaction is also known as dark phase, biosynthetic phase, biosynthetic phase, stromal reaction, PCR, that is photosynthetic carbon reduction, carbon reduction. Fine. Okay. And this CO2 assimilation, can occur by, है ना, हो सकता है 3 माध्यम से, C3 पाथवे से, ठीक है, C4 पाथवे से और केम पाथवे से, है ना? अलग अलग पौधे में अलग अलग प्रकार का पाथवे होता है. फाइन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी दिस C3 pathway. Fine. This C3 pathway is also known as Calvin cycle, reductive pentose pathway, ओके. सो इसको डिस्क्राइब करा था केल्विन ने, है ना, क्लोरेला के अंदर, है ना, और सेंडेस्मियम के अंदर. इट वाज स्टडीड बाय deciphered by Calvin in chlorella, that is unicellular green algae. ठीक है, that is chlorella, and also in, ठीक है, syndesmium. ठीक है. ओके. क्या बताना चाह रहे थे? सेंडेसियम भी एल्गी है? ना 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 ना. ठीक है, सेंडेसियम इज,
ओके, आज से लेक्चर से किसी को कुछ पूछना है तो पूछेंगे। सर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस एक बार समझा दीजिए। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इज नथिंग बट एन एंटीना। ठीक है, ठीक है, एंटीना। ठीक है, this light harvesting complex has pigments like chlorophyll A, B, C, D, E, carotene, xanthophylls, है ना, फाइकोबिलियंस, ये सब होते हैं, है ना। और इसके अंदर एक और क्लोरोफिल ए होगा जिसको हम लोग कहेंगे रिएक्शन सेंटर, है ना। तो किसी किसी बुक में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इस पूरे एंटीना को ही लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहा गया है ना। वो कॉम्प्लेक्स होंगे जो सनलाइट को ट्रैप करेंगे, यस सर। है ना, सनलाइट को ट्रैप करते हैं। और कुछ देखें? हाँ, कुछ बताने वाले थे इसमें, मैंने यहाँ ये होता है 3 अलग अलग स्टेप्स में, है ना। कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। फाइन, डिटेल में अगले क्लास में बताऊंगा। ओके, क्लास कितने बजे तक है? 6:40 और 6:30 तक है। 6:30। ओके फाइन, यहीं तक मैं शेयर करता हूँ। अगले दिन एब्सेंट नहीं होंगे, अगला क्लास भी इम्पोर्टेंट होने वाला है ना। केल्विन साइकिल देखेंगे। उससे पहले कंट्रोवर्सी चल रहा था कि जो पहला स्टेबल कंपाउंड है, केल्विन साइकिल रिएक्शन जो होगा, रिएक्शन के दौरान जो पहला स्टेबल कंपाउंड है वो 6 कार्बन का है ना। कंफ्यूजन था। सो बाद में पता चला कि ये 6 कार्बन का नहीं है, 3 कार्बन का है ना। इसको भी प्रूफ करा गया था विद सर्टेन एक्सपेरिमेंट। वो एक्सपेरिमेंट में बताऊंगा जो कैल्विन ने करा था क्लोरेला में, है ना, विद द हेल्प ऑफ आइसोटॉप्स, है ना। तो हम डिस्कस करेंगे ये भी। सो आज के लेक्चर से किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है देन ही और शी कैन आस्क, नहीं तो रिवाइज करो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। सर अगले लेक्चर में केल्विन साइकिल पढ़ाइएगा। हाँ हाँ, अगले लेक्चर में केल्विन साइकिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा केल्विन साइकिल, आल फिनिश। ज्यादा डीप में नहीं पढ़ाऊंगा, यस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ना। मैं शॉर्टकट में निपटा दूंगा आप लोग का लेवल तक। फाइन, उसके बाद केल्विन साइकिल के बाद C4 साइकिल करेंगे, फिर केम पाथवे करेंगे, फोटो रिस्पिरेशन करेंगे। फाइन, देन फॉर फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। लंबा चौड़ा है ना, लंबा चौड़ा एपिसोड है इस चैप्टर में। सो कल वी डोंट हैव एनी क्लास ऑफ बायोलॉजी टुमारो। Do we have biology class tomorrow? No sir. Okay then let it be. Sunday को है क्या कोई क्लास? No sir. ओके देन संडे को क्लास हम रख रहे हैं, ठीक है, संडे को क्लास हम रख रहे हैं। यस सर। कंपैरिजन तक किया ना जी, कंपैरिजन में कहाँ तक आया है? NADPH2 इज प्रोड्यूस, हाँ यहाँ तक गया। फाइन, इसके बाद से मैं शेयर कर दे रहा हूँ। Thank you sir. ओके बाय बाय, विल मीट ऑन संडे। फाइन, थैंक टाइम यू सर। यही रखते हैं, 6:40 में ही रखेंगे। फाइन, ओके बाय बाय। यस सर।